केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है, तो कौन से तत्व को होगा? सोडियम को होगा। क्यों सोडियम को केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं? क्योंकि सोडियम क्या है? एक बहुत ही कैसा तत्व है? अभिक्रियाशील तत्व है। कैसा तत्व है ये? बहुत ही अभिक्रियाशील तत्व है ये क्या करता है? ये जैसे ही इसको अगर खुला छोड़ दोगे ना, तो वायुमंडल में ऑक्सीजन मिलता है, इनको वाटर वेपर मिलता है, उनसे अभिक्रिया कर लेगा तुरंत। और उनसे अभिक्रिया अगर करेगा तो क्या होगा? वो ऑक्सीजन अभिक्रिया कर लेता है। लेकिन उसी जगह पर अगर हम किस में डुबोकर रख दे रहे हैं? केरोसिन तेल में डुबोकर रख दें, तो केरोसिन तेल सोडियम के साथ अभिक्रिया नहीं करता है और उस केरोसिन तेल में ऑक्सीजन की मात्रा नहीं होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या है? लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो हमको जंग से बचाना है। जंग से बचाने के लिए क्या करेंगे? तो जंग से बचाने के लिए कौन सा, उस पर क्या करेंगे? ग्रीस लगाएंगे, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, या सभी? कौन सा ऑप्शन होगा? तो अगर हम उस पर ग्रीस लगा दें फ्राइंग पैन पर, तो वो बेहतर होगा, या फिर उस पर पेंट कर दें, या फिर क्या करें? जिंक की परत चढ़ा देंगे। तो क्या करेंगे? उस पर किसकी परत चढ़ा देंगे? जिंक की अगर हम परत चढ़ा दे तो उस पर जंग नहीं लगेगा, लोहे के फ्राइंग पैन पर। तीसरा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सा क्या है? पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन समझते हो? जैसे यहां पर ये जो इंसुलिन, थायरोक्सिन, एस्ट्रोजन, ये तीनों कौन से हार्मोन है मालूम है? ये तीनों कौन हार्मोन है? मानव हार्मोन है। कौन से हार्मोन है ये? यानी हमारे शरीर में पाए जाने वाले ये हार्मोन है। ये जो चौथा जो दिख रहा है आपको साइटोकाइनिन, ये कौन सा हार्मोन है? पादप हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है ये? पादप। बाकी इंसुलिन, थायरोक्सिन और कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? तो देखो P इक्वल टू क्या होता है? V इंटू आई। अगर ओम के नियम से हम V की जगह पर क्या बैठा सकते हैं? IR इंटू आई। तो फॉर्मूला क्या आएगा? I स्क्वायर R। और तीसरा P इक्वल टू, देखो तो V I है, ओम के नियम से क्या होता है? V इक्वल टू IR। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बटा R। यहां पर अगर हम बैठा देंगे I के जगह पर V बटा R, तो फॉर्मूला क्या होगा? V स्क्वायर बाय R। तो कितना फॉर्मूला हमारे पास अभी मिला विद्युत शक्ति का? एक P इक्वल टू क्या मिला? VI। एक P इक्वल टू क्या मिला? I स्क्वायर R। और एक P इक्वल टू क्या मिला? V स्क्वायर बाय R। तो यहां पर से देखो तो कौन सा है? VI तो है हमारे पास, यानी ये आंसर नहीं होगा। इसके बाद I स्क्वायर R भी है और V स्क्वायर आई आर, क्या ये होगा क्या? देखो तो V स्क्वायर आई आर, ये हो सकता है क्या? और चौथा इनमें से कौन सा नहीं है रे? आई आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा डी नंबर। कैसे होगा बोलो तो? V स्क्वायर बटा आर। ये जो बीच में चिन्ह दिया हुआ है ना, ये किसका चिन्ह है? बटा का चिन्ह है। तो क्वेश्चन क्या था हमारे पास कि कौन सा विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो ये वाला पहला वाला कर रहा है ना, पहला वाला कर रहा है, क्योंकि हम साफ देख रहे हैं P इक्वल टू क्या आ रहा है? I स्क्वायर आर। दूसरा IR स्क्वायर आ रहा है क्या? नहीं। P इक्वल टू VI आया ना, और चौथा V स्क्वायर बटा R, वो भी मिला ना। यानी कौन सा इसका सही ऑप्शन होगा? बी नंबर। यानी ये विद्युत शक्ति के सूत्र को निरूपित नहीं। परिपथ में दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए वोल्टमीटर को किस क्रम में संयोजित करते हैं? तो वोल्टमीटर को किस क्रम में संयोजित करेंगे हम लोग? किस क्रम में करेंगे? कौन से क्रम में? समांतर क्रम, या इसी का दूसरा नाम क्या है? पार्श्व क्रम। तो वोल्टमीटर को हमेशा किस क्रम में हम संयोजित करेंगे? समांतर क्रम या पार्श्व क्रम। अब इसमें कारण क्या है कि क्यों समांतर क्रम में संयोजित करेंगे? हम लोग जानते हैं कि परिपथ में समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर क्या रहता है? परिवर्तित नहीं होता है। यानी परिपथ के अंदर कहीं पर भी अगर आप वोल्टमीटर लगाओगे तो वो वोल्टमीटर आपको समान वोल्टेज रीडिंग देगा। अगर इसको श्रेणी क्रम में लगा देंगे तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? विभवांतर परिवर्तित होता है। इसलिए श्रेणी क्रम में ना लगाने के बजाय किस में लगाएंगे इसको? समांतर क्रम में। तो 7 नंबर का आंसर सिंपल सा है। कौन सा? आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? तो हम लोग नमक खाते हैं ना घर में, नमक खाते हो या नहीं रे घर में? तो उसमें क्या रहता है? आयोडीन रहता है। तो हम लोग जो नमक उपयोग करते हैं उसमें क्या मिलाया हुआ रहता है? आयोडीन। क्यों आयोडीन उपयोगी होती है? क्योंकि अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे ना
तो हमारे शरीर में किसकी कमी हो जाएगी? किसकी कमी हो जाएगी? आयोडीन की क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगी। और एक जो हार्मोन होता है जिसको हम लोग कौन सा हार्मोन कहते हैं? थायरॉक्सिन। कौन सा हार्मोन कहते हैं रे? थायरॉक्सिन। इस हार्मोन का स्राव जो है वो हमारे ग्लैंड से नहीं होगा। और आयोडीन की अगर कमी भी हो जाएगी तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? घेंगा रोग, यानी गला कैसा? ग्लाइटर जिसको कहते हैं, गला कैसा हो जाएगा? फूल जाएगा। इसलिए हमेशा हमें कौन सी नमक की सलाह दी जाती है? आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? किसमें और किसमें अंतर लिखना है? धातु और अधातु में कौन सा अंतर? रासायनिक और भौतिक अंतर। अगर हम भौतिक अंतर की बात करेंगे तो धातु में क्या होता है? धातु देखे हैं ना, जैसे अगर हम धातु की बात करेंगे, सोना देखे हो, चांदी देखे हैं, लोहा भी देखे हैं। हाँ, तो सबसे पहले अगर हम इन तीनों धातु की बात करें तो धातु में क्या होती है? चमकदार। क्या होती है? चमकदार। चमकदार यानी अगर आप धातु को देखेंगे तो वो कैसे होगा? चमकेगा। उसी जगह पर अगर एक हम अधातु की बात करें, यानी जैसे कि किसकी बात करते हैं हम? लकड़ी की। क्या लकड़ी चमकता है? नहीं। तो एक है कि धातु का भौतिक गुण क्या होता है? धातुएं चमकदार होते हैं और धातु चमकदार नहीं होते। बहुत ही सिंपल सा में। दूसरा एक धातु का गुण होता है तन्यता। किसका गुण होता है? तन्यता। अगर सोना को अगर हम गर्म करेंगे तो इससे हम लोग क्या कर सकते हैं? पतला तार खींच सकते हैं। खींच सकते हैं ना। लेकिन लकड़ी को गर्म करेंगे तो क्या पतला तार आएगा? वो गर्म होके जल जाएगा। तो यानी धातु में दूसरा गुण कौन सा होता है? तन्यता। तीसरा गुण कौन सा होता है? आघात वर्ध्यता का। कौन सा? आघात वर्ध्यता का। आघात वर्ध्यता का अर्थ क्या है? कि अगर हम धातु को पीटेंगे तो वो किसके रूप में बदल जाएंगे? पतले या लंबे चादरों के रूप में। पतले तथा लंबे चादरों के रूप में परिवर्तित हो जाएंगे। क्या धातु में ये गुण होगा? तो भौतिक गुण अभी हमारे पास 3 है। धातु में क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। अधातु चमकदार नहीं होते हैं। धातुओं में किसका गुण पाया जाता है? तन्यता का। अधातु में तन्यता का गुण नहीं पाया जाता है। धातुओं में किसका गुण पाया जाता है? आघात वर्ध्यता का। अधातु में आघात वर्ध्यता का गुण नहीं पाया जाता है। ये हो गए 3 भौतिक अंतर। रासायनिक अंतर अगर हम बात करेंगे तो रासायनिक में अगर यदि हम लेते हैं, अगर एक धातु लेते हैं कौन? मैग्नीशियम, और इसकी अभिक्रिया अगर किससे कराएं? ऑक्सीजन से, तो ये क्या बनाएगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इसकी जो प्रकृति होगी वो प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। कैसी होगी? क्षारीय। तो सिंपल सा है कि धात्विक ऑक्साइड जितने भी होते हैं, धात्विक ऑक्साइड जो होंगे उनकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय। लेकिन अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है? अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होगी? तो अम्लीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय। तो पहला रासायनिक अंतर कि अगर धात्विक ऑक्साइड लेंगे तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? क्षारीय। अधात्विक ऑक्साइड लेंगे तो उसकी प्रकृति कैसी होगी? अम्लीय। दूसरा बहुत सिंपल सा अंतर है, धातु किसके साथ अभिक्रिया करता है? अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा। अगर Na को किसके साथ अभिक्रिया कराएं? HCl के साथ, तो वो क्या बनाएगा? NaCl। क्या बनाता है वो? NaCl बनाता है। लेकिन उसी जगह पर अगर धातु को तुम अम्ल के साथ अभिक्रिया कराओगे तो आसानी से वो अभिक्रिया नहीं करेगा। दूसरा हो गया। तीसरा, धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करती है, लेकिन अधातुएं हम लोग देखे भी थे कि सोडियम और जल की अभिक्रिया देखे थे। लेकिन अधातु को लेंगे तो वो जल के साथ अभिक्रिया आसानी से नहीं करेगा। तो 3 रासायनिक अंतर है। पहला क्या होगा? तो धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय होती है। अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? अम्लीय होती है। धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, अधातु अम्ल के साथ सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करता है। धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करता है, अधातु जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। सीधा सा देखो ना, जितने भी देखना, अगर लोहा को कुछ दिन तुम पानी में छोड़ दोगे उसके ऊपर क्या चढ़ जाता है? जंग आ जाता है। यदि वो अभिक्रिया कर रहा है ना, लेकिन अधातु आसानी से जल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये धातु और अधातु में 3 भौतिक और 3 रासायनिक अंतर हैं। इसके बाद क्वेश्चन क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड क्या है? 2 उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण दे। देखो, उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं ना, जितने भी ऑक्साइड होते हैं वो या तो कुछ ऑक्साइड ऐसे होते हैं, या तो वो अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे, या तो वो किसके साथ अभिक्रिया करते हैं? क्षार के साथ।
दोनों के साथ बहुत कम ही ऑक्साइड अभिक्रिया करते हैं। यानी जो ऑक्साइड किन किन चीजों के साथ अभिक्रिया करे, अम्ल के साथ भी अभिक्रिया करे और किसके साथ अभिक्रिया करे, क्षार, इन दोनों के साथ जो अभिक्रिया करेगा उन्हीं को हम लोग कौन सा ऑक्साइड कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। यानी जो अम्ल का भी गुण रखता है और क्षार का, यानी अम्ल के साथ भी और किसके साथ, क्षार के साथ, वैसे ऑक्साइड को क्या कहेंगे, उभयधर्मी ऑक्साइड। अब उभयधर्मी ऑक्साइड का उदाहरण क्या है, तो Al2O3, जैसे कि एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, ये तो बहुत सिंपल था, आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1200 ओम है, साथ में तुमको भी कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट। कह क्या रहा है, कितनी धारा लेगी, तो ओम के नियम से V इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है रे, आई आर, तो आर इक्वल टू फॉर्मूला क्या होगा, V बटा आई। V कितना है, 220 बटे आई है क्या, हमें निकालना क्या है, हमें आई निकालना है, सॉरी, तो आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा, आई इक्वल टू क्या फॉर्मूला होगा, V बटा आर। देखो आई इक्वल टू होगा V बटा आर, V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, V ओम, और V कितना दिया हुआ था, 220 वोल्ट। ओम के नियम से V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, हमको निकालना क्या है, आई इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, V बटा आर। तो चलो V का वैल्यू बैठा लो पहले, 220 बटे आर कितना है, 1200, 1010 कटेगा। अब बाकी कर सकते हो, 2 से काटोगे तो 11 दूनी 22, यहां काटोगे तो कितना होगा, 60 होगा। यानी आई इक्वल टू कितना हो गया, 11 बटा 60 एम्पियर। अब इसको डिवाइड करके निकाल सकते हैं ना,